आदरणीय मंच, आज इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित लाइव व्याख्यान कार्यक्रम के लिए उपस्थित हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष माननीय परमेश्वर जी कदम साहेब, उपाध्यक्षा सौज्योतिताई कदम, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत सातपुते सर जी, इस लाइव व्याख्यान कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि वक्ता प्रोफेसर एवं हिंदी विभागाध्यक्ष कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव से उपस्थित आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सर जी, सांस्कृतिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष रनखाम सर जी, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित IQAC के समन्वयक डॉक्टर मुकुंदराज पाटिल सर, मेरी सहयोगी प्राध्यापिका डॉक्टर सुनीता टेंगसे मैडम जी, डॉक्टर शिवाजी वड़स्कर सर, साथ ही तांत्रिक सहायक के रूप में उपस्थित डॉक्टर संदीप देवराय सर जी। आज मेरे महाविद्यालय के हिंदी एवं सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित लाइव व्याख्यान राष्ट्रीय एकता दिवस, इस व्याख्यान के कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं है। शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। किसी ने कहा है, किसी तारे से कभी ये ना कहो, किसी तारे से कभी ये ना कहो कि वो अपना आसमान छोड़ दे। आसमान के पास तो कई तारे हैं, पर तारे का तो एक ही आसमान है। पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा ही विभिन्न रंगों से सजाया हुआ भारत एक सुंदर देश है, जिसमें कहीं दूर तक फैली हरियाली नजर आती है तो कहीं लंबा रेगिस्तान, कहीं ठोस पठार है तो कहीं मीलों दूर तक बहती नदियां। इसी प्रकार भारत में विभिन्न जाति, उपजाति, रंग रूप तथा भाषा में भिन्नता रखने वाले लोग रहते हैं। भारत की विशेषता इसकी अनेकता में एकता का गुण है और इतने बड़े परिवार को शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। भारत विभिन्न प्रांत, धर्म तथा जाति वाला देश है। यहाँ कुछ दूरी पर जाते ही भाषा बदल जाती है, पर फिर भी भारत की विशेषता उसकी अनेकता में एकता है। हम सभी हर तरह से भिन्न होने के बाद भी एक जैसे हैं। भारत की विशेषता उसकी अनेकता में एकता का होना है। अतः हम सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस, इस विषय को लेकर हम आगे सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सर जी को कि वे अपना मंतव्य बड़े विस्तार से रखें। आदरणीय डॉक्टर सुनील कुलकर्णी सर। ज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यान में उपस्थित महाविद्यालय के सभी प्रबंधन समिति के सदस्य, महाविद्यालय की प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के सभी हमारे अध्यापक मित्रगण तथा इस आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए मैं
सुनील बाबूराव कुलकर्णी उर्फ देश गवानकर, यहाँ जलगांव में कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के भाषा अभ्यास प्रशाला एवं अध्ययन केंद्र के हिंदी विभाग में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में विगत 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। जैसे कि महाविद्यालय की प्रधानाचार्या तथा हमारे मित्र दत्ताजी रणखाम से बात हुई थी, राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथमतः महाविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, हमारे मित्र दत्ता रणखाम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस आभासी पटल के माध्यम से आपके साथ आपके मंच पर मेरे कुछ विचार साझा करने की उन्होंने अनुमति की है। वास्तविकतः मेरे मन में ये द्वंद्व जरूर रहा है कि आभार किसके प्रति व्यक्त किया जाए। फ़ोन आ रहा है तो जिस प्रकार की औपचारिकता को निभाते हुए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और जिस उद्देश्य से ये सप्ताह ये दिवस हम मनाते रहे हैं, थोड़ा उसके पृष्ठभूमि में मैं आप सभी को लेकर जाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कई दिनों तक ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, हमारे मित्र दत्ता जी के कहने के अनुसार स्वर्गीय पंतप्रधान माननीय इंदिरा जी गांधी के स्मृति में 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच एक सप्ताह के रूप में, कौमी सप्ताह के रूप में इसका आयोजन कई दिनों तक होता रहा है। जब उनसे मेरी पहली बात हुई थी तो इसी को लेकर हुई थी, और जब मैंने अभी उनके बात होने के उपरांत जब मैं राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर जब आभासी पटल पर सर्च कर रहा था तो 2014 से ईस्वी सन 2014 से 31 अक्टूबर को हम ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ये सप्ताह, ये दिवस हम मनाते रहे हैं। वास्तविकतः ये जो दिवस हम मनाते हैं या ये सप्ताह जो मनाते हैं, उसके पीछे की भूमिका को जानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस दिवस के मनाने के पीछे का उद्देश्य या लक्ष्य यही है कि इस बहाने राष्ट्रीयता को लेकर चर्चा हो, राष्ट्रीयता को लेकर या राष्ट्रीय विकास को लेकर विचार मंथन हो, और देश की एकता को और राष्ट्रीय अखंडता को किस तरह बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बात की चर्चा हो। मित्रों, आप सभी ने या हम सभी ने इस बात को भली भांति अनुभव किया है कि इतिहास के पन्ने अगर हम उगाड़ कर देखेंगे तो वीका राजवाड़े का मैं संदर्भ जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि वो धुलिया से संबंधित है। इस बहाने में मुझे एक वीका राजवाड़े के 2 वाक्य इतिहास के बहुत याद आते हैं कि वीका राजवाड़े इतिहास के संदर्भ में प्रायः ऐसा लिखते हैं कि इतिहास ये केवल मरे हुए मुर्दे उखाड़ने का माध्यम नहीं है, तो वो भविष्य निर्माण करने का माध्यम है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्तमान पीढ़ी ने भी इस बात को भली भांति जानने की आवश्यकता है कि इतिहास को जाने बिना, समझे बिना ना आप ठीक तरह से वर्तमान को जी सकते हैं और ना ही भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पर इस इतिहास को जानते समय इस राष्ट्रीय एकता दिवस के व्याख्यान के निमित्त से हम बुद्धिजीवी वर्ग को यह भी देखना होगा कि इतिहास
जिस मायने में हमारे सम्मुख आता है, जिस रूप में हमारे सम्मुख आता है, उसकी भी जांच पड़ताल समय और कालावधि को ध्यान में रखते हुए करना अत्यंत आवश्यक है। प्रायः इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतिहास ये केवल विजेताओं का लिखा जाता है। मराठी में वो वाक्य इस तरह से प्रयुक्त किया जाता है कि इतिहास हा फक्त जेत्यांचा असतो, पराजितांना इतिहास नसतो। या पराजितों का इतिहास उतनी उदात्त दृष्टि से इतिहासकार जो है वह हमारे सम्मुख रख नहीं पाता, रखने की उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती है। और इसलिए भारत के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो प्रायः अब तक का इतिहास पढ़ने के बाद ये भी बात हमारे ध्यान में आएगी कि अब तक केवल विजेताओं का ही इतिहास हमारे सम्मुख बहुत ही सोची समझी नीति के तहत रखा गया है, उसी पर चर्चा प्रायः होती गई है। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मैं उस पर ध्यान इसलिए जरूर देना चाहता हूं क्योंकि इतिहास में अगर हम जाकर देखेंगे, महाभारत से या रामायण से हम आरंभ करते हैं तो पांडवों का इतिहास हमारे सम्मुख आता है और पांडवों का ही पक्ष किस तरह से न्यायपूर्ण था, ये बात कोई भी इतिहासकार जो है वो ठूस ठूस कर हमें बताने की कोशिश करता है। हालांकि उस कौरव पांडव के युद्ध में कौरव का पराभव हुआ, लेकिन पराजित होने के बावजूद भी उनका जो इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए था वो उतनी मात्रा में नहीं आया। और इसलिए आज समकालीन दौर में एक इतिहास का दूसरा पक्ष भी सामने लाने की परंपरा जो है वह आरंभ हुई है और कईयों ने उस पर खोजबीन करके जिस रूप में दुर्योधन को या कौरवों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, वास्तविकता उसका नाम भी दुर्योधन न होकर सुयोधन था और वो भी प्रचंड बुद्धिजीवी और पराक्रमी पुरुष था। और इसलिए वो इतिहास अब हमारे सामने आ रहा है। रामायण का भी वही हाल है कि राम का इतिहास जिस दृष्टि से हमारे सम्मुख आया, रावण का इतिहास हमारे सामने नहीं आया या उस दृष्टि से नहीं रखा गया। और इसलिए पीरियड जैसा कोई विद्वान आता है और वो रावण का पक्ष भी हमारे सम्मुख रखता है और रावण भी कितना विद्वान था, पंडित था, संस्कृत का कितना प्रगाढ़ ज्ञान उसको था आदि। और इस प्रकार की कई सारे तथ्य जो है वो जब हमारे युवा पीढ़ी के सामने या आने वाली पीढ़ी के सामने वो रखता है और दोनों पक्ष को जब हम पढ़ते हैं तो दोनों की भूमिका को हमें समझना के लिए सुविधा हो जाती है। और ये परंपरा केवल रामायण महाभारत तक ही सीमित नहीं रही, तो आधुनिक काल तक आते आते अंग्रेजों से लेकर और अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्रता के संग्राम के बाद भी हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों का ही इतिहास बार बार हमारे सामने दोहराया गया और ये भारत देश किस तरह से गुलामी में जीता रहा, किस तरह से अंग्रेजों ने 150-200 साल तक हम पर राज्य किया। इस प्रकार की बातें प्रायः इतिहास के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी के मानस पटल पर बिंबित करने की कोशिशें बार बार होती रही। मुझे लगता है कि उस पर पुनर्अध्ययन करने की आवश्यकता है, पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। हमारी देश की एकता को अगर हमें बनाए रखना है तो जब तक युवा पीढ़ी के मन में हम हमारे राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, उनको हमारे गौरवशाली परंपराओं के संबंध में अवगत नहीं कराएंगे, तो उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव पनपने में सुविधा नहीं होगी। और इसलिए इस राष्ट्रीय एकता के दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यान में मुझे लगता है कि इन दोनों पक्षों पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। जिस दोनों महानायकों के प्रति या स्मृति में इस प्रकार का ये सप्ताह
आयोजित किया जाता है या दिन आयोजित किया जाता है, वो दोनों आदर्शवत है। मतलब जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है कि देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखने में उनका कितना बड़ा योगदान है, ये जब हम स्वतंत्रता का इतिहास पढ़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देश को आज़ादी मिलने के बाद भी लगभग 565 ऐसे संस्थान थे कि जिनका विलीनीकरण जो है वह स्वतंत्र भारत में करना था। और इसलिए उस बात को लेकर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय में नहीं होते या उनके जैसा मुत्सद्दी और दूरदृष्टि वाला नेता अगर उस समय में हमारे साथ नहीं होता, तो शायद आज हम जिस अखंड भारत को या आज जिस भारत के चित्र को हम देख रहे हैं, शायद उस प्रकार का चित्र हम देख नहीं पाते हैं। और इसलिए उनके स्मृति में भी इस दिन को याद करना नई पीढ़ी को इस बहाने पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने कहा कि अंग्रेजों का इतिहास हमारे सामने रखा गया, लेकिन सरदार जी का भी इतिहास उतनी उदात्त दृष्टि से हमारे सामने नहीं रखा गया, एक सोची समझी नीति के तहत। और इसलिए उसमें से कई ऐसे संस्थान हम देखेंगे कि जो देश की अखंडता को लेकर उस समय में स्वतंत्रता के बाद एक प्रश्न चिन्ह उस समय में खड़ा हुआ। उसमें से जूनागढ़ जैसा संस्थान हो, कश्मीर जैसा संस्थान हो, हैदराबाद जैसा संस्थान हो या भोपाल, ये 4-5 संस्थान ऐसे थे कि जिन्होंने अलग भूमिकाएं ली। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय में सेना के सहायता से हैदराबाद पर आक्रमण नहीं करते तो शायद हैदराबाद भी पाकिस्तान की तरह जो है वह इस तरह से स्वतंत्र संस्थान या स्वतंत्र राज्य की मांग करता। जो गलती हमने स्वतंत्रता के समय की, और इसीलिए मुझे इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में बार बार मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की मुत्सद्दी भूमिका, जिस प्रकार की करारी भूमिका स्वतंत्रोत्तर काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने रखी, उसी प्रकार की मुत्सद्दिता और उसी प्रकार की करारी भूमिका अगर स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान को लेकर हम रखते तो आज हमारा देश का चित्र जो है वह अलग होता। मित्रों, आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भी बार बार हमारे युवा पीढ़ी को हमारी जो उज्जवल परंपराएं थी, हमारी जो त्याग पर आधारित जो संस्कृति थी, उस उज्जवल परंपराओं से और त्याग आधारित संस्कृति से बार बार युवा पीढ़ी को अनाभिज्ञ रखा गया। और पाठशाला से लेकर महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालय स्तर तक का इतिहास अगर आप उघाड़ कर देखेंगे तो उसमें से 80% इतिहास हमारे गुलामी का, हम पर कैसे राज्य किया, हम पर कैसे परकीय आक्रमण हुए, उसी से भरा हुआ इतिहास पढ़ाते हुए हमने देखा। और उसी का शायद परिणाम रहा होगा कि जो राष्ट्र को लेकर अस्मिता का भाव स्वतंत्रता के कालावधि में हमें भारतीय युवाओं में दिखाई देता था, उस प्रकार के राष्ट्रीय अस्मिता के भाव आज हम इस वैश्वीकरण के युग में किसी भी युवा के मन में नहीं देख रहे हैं। मान्य है कि भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई है, मान्य है कि भौतिक सीमाएं अब अस्पष्ट सी हो गई है, और खास तौर से 1990 के दशक के बाद जब हमने खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर दिया, तब तो पूरे विश्व के व्यापार का गणित जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन बावजूद उसके अगर एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमें अगर विश्व पर स्थापित होना है तो हमारी उज्जवल परंपराओं के बारे में हमें विश्व को अवगत कराना आज नितांत आवश्यकता है। और उसके लिए मुझे लगता है कि उसके लिए गौरवशाली इतिहास युवाओं के सामने आना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के कालावधि में हमने देखा
कि जिस एकता के साथ, चाहे वो सिख हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो किसी भी धर्म और पंथ का हो, सब जाति धर्म और पंथ को भुलाकर जिस तरह से स्वतंत्रता के कालावधि में अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए हम लड़े, उसी प्रकार की एकता जो है वह आज अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसा कवि, या उस समय में जो भी लिखा जाता था, साहित्य के माध्यम से जो लिखा जाता था कि इस धरा को सुजलम सुफलम सस्य श्यामलम बनाने के लिए जो 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 एक कष्ट, जो परिश्रम और जो संघर्ष प्राचीन साहित्य में किए हुए हमें देखने को मिलते हैं, आधुनिक साहित्य में किए हुए देखने को मिलते हैं, उसे मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के सामने रखना आज इस दिवस के उपलक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है। मैथिली शरण गुप्त जैसा कवि उस समय में लिख ही रहा था कि उनके लिखने का उद्देश्य ही था कि भव में नव वैभव व्याप्त कराने आए, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आए, संदेश यहाँ हम नहीं स्वर्ग का लाए, तो इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए। जिस संकल्प के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आज़ादी के समय में साहित्य का लेखन किया जाता था, मित्रों, कालांतर बाद में वो धारा, उस धारा में जो तीक्ष्णता उस समय में हम देखने को मिलती है, वो तीक्ष्णता कहीं न कहीं थोड़ी उसकी धार कम होती हुई हमें स्वतंत्रता काल में दिखाई देती है। मित्रों, जब भी हम भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का विचार करते हैं इस दिवस के बहाने, हमें पता है कि हमारी संस्कृति कर्म पर आधारित है, हमारी संस्कृति त्याग पर आधारित है, और इस राष्ट्र को उज्जवल सुजलम साफलम सस्य श्यामलम बनाने के लिए एक त्याग देने वालों की एक लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है। उस परंपरा का जिक्र करते हुए हमारे रामधारी दिनकर जी उर्वशी इस काव्य में लिखते हैं कि जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई न कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल दिया राम ने त्याग कर सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को, दिया आस्ति देकर दधीची ने शिव ने अंग कतर कतर कर, और हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु 3 गोलियां खा, ईसा ने संसार हेतु गोलियां खाकर, या अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। ये जो हमारी त्याग की परंपरा है मित्रों, हमारी देश की एकता को, हमारी देश की अखंडता को अगर हमें बनाए रखना है, या नई पीढ़ी के सामने हमें अगर उसको रखना है, तो इस प्रकार की त्याग से आधारित, त्याग पर आधारित परंपरा हमें युवाओं के सामने रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये मानता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की नीति को हमने अपनाया है, उस प्रकार की नीति को अपनाते हुए ही आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने हमारे राष्ट्रीय गौरव के रूप में हमने तिरंगे ध्वज को स्वीकार किया, और तिरंगे ध्वज को स्वीकार करने के साथ साथ उस ध्वज के साथ हमारी अस्मिता जुड़ गई, अस्मिता का भाव जुड़ गया। और जिस तरह से आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में उस ध्वज को गिरने नहीं दिया जाता था, या उसके लिए लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान तक दिया, उसी प्रकार का भाव आज़ादी के राष्ट्रीयता के एक ध्वज के रूप में हमने स्वीकार किया। और केवल ध्वज नहीं तो राष्ट्रीय गौरव के रूप में उस समय में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को स्वीकार किया। हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, इसको लेकर भी थोड़ा मतभेद उस समय में जरूर हुआ, और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि इसको लेकर पुनः भारत की अखंडता, भारत की एकता को के प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाए, लेकिन उस समय में समन्वय करके हमने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, और राष्ट्रगान के रूप में हमने जनगण मन को स्वीकार किया। मित्रों, आज भी आप देखते हैं कि चाहे वो किसी सभा स्थल में हो, या चाहे किसी सिनेमा के हॉल में हो,
जब भी जनगण मन का गान गूंजता है तो उसके सलामी के लिए हम उठकर खड़े होते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में एक अस्मिता का भाव निर्माण हुआ है। और वही या उसी प्रकार का भाव मुझे लगता है कि राष्ट्र को की एकता को बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में रखना अत्यंत अनिवार्य है। जिस पद्धति से या जिस अपेक्षा के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, सीमा पर सुरक्षा के जवान जब जब भी देश की एकता को ठेस लगती है या ठेस लगने की संभावना होती है, जब जब भी देश की अखंडता पर कोई आक्रमण करता है, तो जिस तरह से हमारे सीमा का सुरक्षा रक्षक जवान अपने जान हथेली पर रखकर उसकी सुरक्षा करता है, उसी प्रकार का भाव हम सब लोगों में आने की आज नितांत आवश्यकता है। जहां एक और हमें इस दिवस के माध्यम से इस एकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस पर हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसी प्रकार इस एकता में जो बाधक तत्व है, उन बाधक तत्वों को भी कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास जो है वह हमारा, उसमें कुछ भी दोष नहीं थे, लेकिन जो भी थे तो उसको लेकर हमें चर्चा इस दिवस के माध्यम से करने की नितांत जरूरत है। एक दो तीन मुद्दे जो मुझे लगता है कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, और जब तक वो संकल्पबद्ध होकर हम नहीं करेंगे तब तक हमें इस प्रकार का भाव आने वाली पीढ़ी में हम संजोग नहीं पाएंगे। आज देखेंगे कि इस राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है। तो जैसे कि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो धार्मिक दंगे उस समय में बड़ी मात्रा में हुए, और इसलिए तब से लेकर ये जो परंपरा शुरू हुई है, आज भी वो बार बार देश की एकता में दस्तक देती है, या देश की अखंडता को खंडित करने की बार बार कोशिशें इस तरह से धार्मिक दंगों के माध्यम से होती है। और इसलिए जब तक हम इससे परे जाकर उसमें से कोई ये नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे मैंने वास्तव में निकाले। हमारे यहाँ अस्पृश्यता का या छूत अछूतता की जो एक गंदगी उस समय में फैली थी, उसके कारण जो जिस प्रकार की एक सामाजिक विषमता हो, आर्थिक विषमता हो, शैक्षिक विषमता हो, वो भी बहुत बार देश की एकता में बाधा उत्पन्न करती है। या आगे चलकर हम देखेंगे कि आतंकवाद हो, प्रांतवाद हो, भाषावाद हो, अगर यह है तो भी देश की एकता को अधिक खतरे उत्पन्न होते हैं। और इसलिए इन सारे ये जो बाधक तत्व है, उन बाधक तत्वों पर हमें गंभीर होकर विचार करने की आज नितांत आवश्यकता है। हमने देखा कि जिस विविधता को हम हमारा संबल मानते हैं, या जितनी समृद्धता भाषा को लेकर, धर्म को लेकर भारत देश में रही है, मित्रों, हमें ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि उतनी समृद्धता विश्व पटल पर किसी भी देश में नहीं रही है। मैं सुबह इस बहाने जो पढ़ रहा था, तो एक जगह मैंने ऐसे पढ़ा कि लगभग 6,500 भाषाएं जो है इस देश में बोली जाती है। इतनी भाषिक विविधता हमारे देश की रही है। और इसीलिए एक कवि इसमें ऐसा कहता है कि यहाँ 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। 4 कोस यहाँ आप पैदल चले जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और यदि आप 8 कोस पैदल चले जाते हैं तो यहाँ बानी का स्वाद बदल जाता है। और इतनी भाषिक समृद्धता आपको विश्व पटल पर किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो भाषागत जो विविधता है, वो वास्तव में भाषाएं भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन उनके बीच जो एक अनुबंध है, एक जो अंतसंबंध है, उस अंत संबंधों को जानना और समझना भी युवा पीढ़ी के लिए इस दिवस के उपलक्ष्य में अत्यंत अनिवार्य है।
और जिस तरह से मैं भाषिक विविधता की बात कर रहा हूँ, उसी तरह से धर्मगत विविधता जितनी आपको भारत देश में मिलेगी, उतनी शायद ही विश्व पटल पर स्थित किसी अन्य देश में देखने को मिलेगी। और उसमें से कई धर्मों के संस्थापक या कई धर्मों की संस्थापना जो है, वो उसके जो प्रवर्तक है, वो अधिकतर भारत देश में रहे हैं। चाहे वो सिख हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, इस धरातल पर स्थित ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिस धर्म के लोग यहाँ भारत देश में रहते नहीं हैं। जिस इस्लाम की हम बात करते हैं, आज़ादी के पहले इसी इस्लाम के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी को या भारत को ब्रिटिशों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए हमने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध खेले हैं, अंग्रेज़ों का विरोध किया है। लेकिन अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और राज्य करो, ये जो नीति है, उसी का बाद में शिकार हुआ। अगर मुझे आज भी ऐसा लगता है, शायद ये मेरी कल्पना, शायद ये मेरी बात कितनी प्रासंगिक होगी मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुत्सद्दी के साथ आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 संस्थानों का विलीनीकरण भारत देश में किया, या जिस मुत्सद्दी के साथ या करारा व्यक्तित्व के साथ सिखों का आंदोलन या स्वतंत्र खलिस्तान की जो मांग थी, उसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खारिज किया, उसी मुत्सद्दता के साथ अगर जीना की मांग को भी हम ठुकराते या उस समय में ठुकरा पाते, तो शायद ये स्वतंत्र भारत जो एक खंडित स्वतंत्रता हमें उस समय में आज देखने को मिली, या उसकी त्रासदी जो आज भी हमें भुगतने को मिल रही है, वो शायद भुगतने को नहीं मिलती है। क्योंकि स्वतंत्रता के 1857 के पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इस्लाम आज स्वतंत्र आज़ादी के समय में स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर रहा था, वो इसी भारत देश की मिट्टी में रचा बसा था। यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के उत्सवों से, यहाँ की पर्व और त्योहारों से उसने अपना एक अनोखा संबंध स्थापित किया था। और आज भी धर्मगत राजनीति को अगर दूर रखे, तो आज भी आप गांव-गांव में जाते हैं, देहात में जाओगे तो देहात में हमारा जो इस्लाम परिवार है, वो अकेला ईद नहीं मनाता है कि वो जो चित्र आज हमको देहात में देखने को मिलता है, चाहे वो ईसाई का सन हो, पारसी का सन हो या उत्सव हो, तो उसमें जिस तरह से एक होकर हम एक दूसरे के उत्सव और त्यौहार में सक्रियता के साथ सहभागी होते हैं, मुझे लगता है मित्रों, वही चित्र हमारी देश की एकता को सुदृढ़ करने वाला है, सशक्त करने वाला है, बलवान करने वाला है। और केवल कुछ इने गिने लोगों के लिए जो वोटों की राजनीति करते हैं या अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की जो एक नीति स्वतंत्रता काल में रखी गई है, उसको अगर हम थोड़ा समझेंगे, उसको अगर दरकिनार करेंगे, तो उसकी एकता को हम पुनः बनाए रख सकते। आज हमें पुनश्च एक देश, एक संविधान, एक ध्वज की मांग को दोहराना पड़ेगा। और जिस संकल्प के साथ हमने देखा कि आज़ादी के मिलने के बाद भी 70 वर्षों तक इस देश में 370 कलम चल रहा था, और उस 370 कलम के कारण इस देश में रहने के बाद भी उनका संविधान अलग था, उनके कानून अलग थे। हमारे देश के पार्लियामेंट में जो कानून उस समय में पारित किए जाते थे, वो उन पर लागू नहीं होते थे। उनका ध्वज अलग था। कई युवा पीढ़ी को ये जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि यहाँ भारत में रहने के बाद भी एक स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र संविधान लेकर कश्मीर के लोग जो है वह जीते थे। आज उसी को हम उसका एक अलग चित्र आज जो 370 कलम हटाने के बाद हम देख रहे हैं, और
उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जिस तरह से उस प्रश्न को हल किया गया और देश की एकता को बनाए रखने के लिए उसी प्रकार के जो सीमावाद है, भाषावाद है, उस भाषावाद को भी खत्म करने की आवश्यकता है। जैसे हमने राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में या राष्ट्र के गौरव के रूप में राष्ट्रगान को एक सहमति के साथ स्वीकार किया, राष्ट्रध्वज को एक सहमति के साथ स्वीकार किया, मुझे लगता है कि उसी तरह से राष्ट्रभाषा को भी स्वीकारने की आज बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से कश्मीर का प्रश्न जो है वह 70 साल तक पेंडिंग रहा, उसी तरह से इस देश में एक भाषा होनी चाहिए। एक भाषा होने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का उसमें कोई स्थान नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी जब राष्ट्रीय अस्मिता की बात आती है, महात्मा गांधी के विचार हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हो, राजेंद्र प्रसाद के हो, या उस समय में जितने भी लोग रहे हैं, उन सब का यही मानना था कि इस देश में हिंदी ही एकमात्र वो भाषा है कि जो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। और उसको अगर हम आगे चलकर लेकर जाते हैं और उस अनुत्तरित प्रश्न को अगर हम एक निर्णायक मोड़ पर लाकर रखते हैं, तो मुझे लगता है इस देश की एकता को और ये हो जाएगा। दूसरा जो इन दिनों बार बार देखने को मिल रहा है कि जातीयता के नाम पर जो जुलूस निकाले जा रहे हैं और जिससे धर्मगत और जातिगत भावना बड़ी मात्रा में पनप रही है, मुझे लगता है कि वो भी, उस पर भी हमें उपाय इस दिवस के उपलक्ष्य में ढूंढने की आज आवश्यकता है। हम किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं हैं, लेकिन जब देश की अखंडता की बात आती है तो हमें कठोर कानून करने की नितांत आवश्यकता है। आज भी आप देखेंगे कि किसी एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हम हमारे संस्थान में, हमारे संविधान में पारित किए कानून जो है वो उन पर लागू नहीं होते। और फिर जनसंख्या का मामला जो है वह हल नहीं कर पाते। उसको नियंत्रित करने के लिए कई बार हमने कानून बनाए, हम दो हमारे दो का नारा लगाया, और जब हमने देखा कि हम दो हमारे दो का नारा लगाने के बाद भी हम 100-125 करोड़ की आबादी बन गए, तब बुद्धिजीवी वर्ग ने तो ये भी नारा लगाया कि अब हम दो हमारे दो भी कहने से काम नहीं चलेगा, तो हम दो हमारा केवल एक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी। और मुझे पता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने ही सख्ती से एक ऑपरेशन चलाया था, और मुझे इस बात के लिए कि मेरे चाचा उसके ये थे, और जैसे नसबंदी का वो जो चलाया था उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा हो, लेकिन इस जनसंख्या को नियंत्रित करना था। मेरा कहने का मतलब है, एक वर्ग को हम इस तरह से देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इस तरह से ये कर रहे हैं और एक दूसरे को हम खुली आज़ादी दे रहे हैं, तो ये जो विरोधाभास है उससे कई सारे प्रश्न जो है वह आधुनिक समय में निर्माण हो रहे हैं। और इसलिए जैसे हमने एक संविधान, एक ध्वज और एक भाषा की हम बात करते हैं, वैसे ही एक कानून की बात हमको करनी चाहिए। तभी देश की अखंडता को और एकता को हम और अधिक मजबूती के साथ विश्व के सामने रख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए उन सारी चीज़ों को भी हमें इस बहाने जो है वह उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमने देखा कि ये सारी बात को देखते समय और इसके लिए आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हमने कई नारे लगाए। मैथिली शरण गुप्त जैसा या माखनलाल चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कविता उस समय में आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गई। और उसी प्रकार आज देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमें पुनश्च ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता है। मुझे इस भाव को जागृत करने के लिए
पुनश्च हमें नए सिरे से नए नारे के साथ युवा पीढ़ी के सामने जाना होगा। मैं देख रहा था उसको लेकर, जब मैं बात कर रहा था, विचार कर रहा था, तो 2 नारे मुझे उस समय में सूझे। वो मैंने देश के युवाओं के ओठों पर कौन सा गाना है, ये जानकर देखकर ये कहा जा सकता है कि उस देश का वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हमें युवाओं में, जब तक हम घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का नारा नहीं लगाएंगे, तब तक इस देश की एकता को हम पुनः नई पीढ़ी के सामने लेकर नहीं जा पाएंगे। राष्ट्रध्वज को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय छुट्टी के दिन भी हमारे युवा कितने जाते हैं, इस बात को लेकर बार बार विचार मंथन होता रहा है। और इसलिए आने वाले दिनों में अगर इस प्रेम को, इस राष्ट्रीयता के भाव को अगर वृद्धिगत करना है, तो हमें घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा इस प्रकार का संकल्प लेकर जीना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा था कि उस देश के युवाओं के मन में जब तक मुंह में गंगा और हाथ में तिरंगा नहीं होगा, तब तक इस देश का गौरव की गाथा उसको पता नहीं चलेगी। और इसलिए वो भी, या उस प्रकार का नारा भी आज लगाने की नितांत आवश्यकता है। मित्रों, इस पूरे व्याख्यान के दौरान जो बाधक तत्व मैंने बताए हैं, उस पर पुनर्विचार करने की आज आवश्यकता है। हमारा सब कुछ अच्छा, हम में कोई दोष नहीं है, ऐसा दावा हम कतई नहीं करते। हमने बार बार उसको लेकर भी आत्मपरीक्षण करना चाहिए। हम युवाओं के मन में इस प्रकार का भाव नहीं जागरूक कर पाएंगे। हमारे देश के पंतप्रधान राजीव गांधी ने एक बार खुली सभा में ऐसा कहा था कि जब केंद्र किसी सामान्य इंसान को 100 रुपये मंजूर करता है, तो वहाँ तक जाते जाते केवल 1 रुपया शेष रहता है। इतना भ्रष्ट कारोबार जो है वो भारत देश का रहा है, और वही आने वाले दिनों में कई बार जो है वो विषमता को फैलाने में कारगर सिद्ध हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस दिवस के बहाने हम युवाओं ने ये भी संकल्प करना चाहिए कि सीमा सुरक्षा पर जिस तरह से हमारे जवान जब युद्ध छेड़ता है, तो अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश की सीमाओं का संरक्षण करते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे युवा या हर भारतवासी ने ये ठान लेना चाहिए कि हम केवल वतन के लिए, केवल वेतन के लिए काम नहीं करेंगे। तो केवल वेतन के लिए काम नहीं करेंगे, तो वेतन के साथ साथ हमें वतन के लिए भी काम करना पड़ेगा। और जब तक हम वेतन के साथ साथ वतन के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार का भाव हम आने वाली पीढ़ी में संक्रमित नहीं कर पाएंगे। कई बार देश की अस्मिता को लेकर, देश की एकता को लेकर जो लोग कटिबद्ध रहे हैं, उनके कई उदाहरण उसमें दिए जाते हैं। एक उदाहरण मैं कुमार विश्वास की एक कविता को सुन रहा था। कुमार विश्वास देते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ और हमारे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक जगह पर किसी वार्तालाप में मिलना तय हुआ, तब लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की कि इनकी भेंट कैसी होगी, इनके बीच संवाद कैसा होगा। और उसको लेकर लाल बहादुर शास्त्री ने जो जवाब दिया है, वो बहुत मतलब हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला है कि वो उनके पास जो तत्काल व्यक्त होने की उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि उनको एक पत्रकार ने पूछा था कि पाकिस्तान के संरक्षण मंत्री उस समय में जो थे, वे लगभग 6.5 फुट ऊंची उनकी थी, और उस दृष्टि से लाल बहादुर शास्त्री का कद जो है वो बहुत छोटा था, तो आप दोनों में कैसे बात होगी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने झट करके जवाब दिया कि मैं क्या बात होगी ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब भी बात होगी तो उनको सर झुकाकर बात करनी पड़ेगी और मैं सर उठाकर बात करूँगा। तो ये जो भाव है, तो ये भाव हर एक देशवासी के मन में जब तक पनपेगा नहीं, मुझे लगता है कि इस देश की अखंडता को तब तक हम बनाए रखने के लिए जो सपना हमने उस समय में देखा था,
उसी को अगर हमें आने वाले पीढ़ी में अगर देखना है तो इस प्रकार के भाव राष्ट्रीयता को जागरूक करने के लिए अनेक उपक्रम आज हमें चलाने की आवश्यकता है। और उसी उपक्रम का एक भाग इस व्याख्यान का आयोजन करके आपने जो यहाँ आयोजित किया है उसके लिए महाविद्यालय को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस बहाने पुनः एक बार दत्ता जी के प्रति और महाविद्यालय के समस्त अध्यापक और प्रधानाचार्य और प्रबंधन समिति के सारे सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। क्योंकि जब झूम में और गूगल मीट में होते हैं तो लाइव एक दूसरे के साथ संवाद होता है। फेसबुक पर मैं पहली बार उसमें इस प्रकार से देख रहा हूँ कि मैं वन वे, मेरा जो पूरा बोलना है वो वन साइडेड हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे मित्र के रिक्वेस्ट और निवेदन के बाद मैंने आपके आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। और जाते जाते केवल जो मैं हमेशा हर व्याख्यान में मैं इस बात का उल्लेख करता रहा हूँ कि अगर इस देश को, इस धरा को हमें अखंड रखना है, इस देश की अखंडता को दिन ब दिन उजायमान करना है, तो हमें एक संकल्प इस बहाने जरूर लेना होगा कि हमारा जो कुछ भी अनुसंधान है, हमारा जो कुछ भी ज्ञान है, हमारा जो कुछ भी रिसर्च है वो सामान्य व्यक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। जब तक उसके लिए वो समर्पित नहीं होगा तब तक हम इस देश का उद्धार नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जाते जाते केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से अपने बलवान रखना तुम। बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, लेकिन फिर भी मन में एक आध इंसान रखना तुम, लेकिन फिर भी मन में एक आध इंसान रखना तुम। आपने मुझे बुलाया कुछ विचार रखने की। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है। सरदार जी ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। इस जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए मैं हिंदी विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग कैलाशवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी का आभार मानता हूं। साथ ही इस आभासी व्याख्यान के लिए हमारे संस्था अध्यक्ष माननीय परमेश्वर जी कदम साहेब, प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत सातपुते सर जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष वनिता कुलकर्णी, सांस्कृतिक विभाग के डॉक्टर संतोष रणखाम सर, डॉक्टर सुनीता टेंगशे मैडम और IQAC समन्वयक डॉक्टर MB पाटिल, तंत्र सहायक प्राध्यापक संदीप देवराय के साथ आभासी व्याख्यान के लिए उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभारी हूं और सभी को धन्यवाद देते हुए यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग और हिंदी विभाग के साथ प्रधानाचार्य के अनुमति से यहीं पे समाप्त हो चुका ये घोषित करता हूँ। धन्यवाद।